एक एक कतरे का मुझे देना पड़ा हिसाब, खूने जिगर वदियत मीज़गाएँ यार था। ये दीवान गालिब की 100वीं गज़ल है। आइए इसको पढ़ते हैं। इसके अंदर 5-6 शेर ही हैं और फिर हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। एक एक कतरे का मुझे देना पड़ा हिसाब, खूने जिगर वदियत मीज़गाएँ यार था। अब मैं हूँ और मातम यक शहर आरज़ू, तोड़ा जो तूने आईना तिमसालदार था। गलियों में मेरी नाआश को खींचे फिरो कि मैं जान दादाए हवाए सरे रह गुजार था। मौजे शराब दश्ते वफा का न पूछ हाल, हर जर्रा मिस्ल जौहर तेग आबदार था। कम जानते थे हम भी गमे इश्क को, पर अब देखा जो कम हुए पर गमे रोजगार था। तो पहला शेर देखते हैं कि एक एक कतरे का मुझे देना पड़ा हिसाब, खूने जिगर वदियत मीज़गाएँ यार था। आई थिंक सम ब्यूटीफुल इमेजरी यूज्ड हेयर। इसमें जो अल्फाज यूज़ किए गए हैं, खूने जिगर इज़ ब्लड ऑफ द लिवर, और वदियत का मीन्स है सम फॉर्म ऑफ ए ट्रस्ट और ए डिपॉजिट। जैसे आप बैंक में कोई चीज़ डिपॉजिट करा देते हैं, सो यू हैव entrusted that property or that money over to the bank. That is the situation being described here. वदियत मीज़गाएँ यार का मतलब है ए ट्रस्ट ऑफ द आई लैशेज ऑफ द बिलवेड। तो सिचुएशन ये है कि अब तक आपको ये रियलाइज़ हो गया होगा मिर्ज़ा गालिब की शायरी पढ़कर कि जो महबूब है वो अपने चाहने वालों पे जुल्म व सितम ही ढाता है। इस केस के अंदर उन्होंने जो आशिक है मिर्ज़ा गालिब साहब जो हैं, उसकी कंप्लीट हेल्पलेसनेस और ग्रीफ की स्टेट को डिस्क्राइब किया है। तो वो इतना बेख्तियार है जो आशिक है कि उसके जिगर का खून भी उसका अपना नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि खूने जिगर वदियत मीज़गाएँ यार था, कि मेरे जिगर का जो खून था वो जो यार था, मीज़गाएँ यार था, जो मेरे बिलवड के जो आई लैशेस थे उन्होंने मेरे पास प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ था, मेरे पास जमा कराया हुआ था, तो मेरी प्रॉपर्टी नहीं थी। तो अगर आपका जिगर और आपके जिगर का खून तक आपका अपना नहीं है, यू कैन इमेजिन द स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस, बेख्तियारी की जो स्टेट इसके अंदर डिस्क्राइब किया, यू कैन इमेजिन दैट। और फिर उर्दू शायरी में अक्सर ये मेटाफर यूज़ किया जाता है कि जो आई लैशेज़ हैं, दे एक्ट एज शार्प ऑब्जेक्ट्स दैट पियर्स योर बॉडी, योर हार्ट, योर लिवर, एंड दे एक्सट्रैक्ट ब्लड। तो वो भी एक जुल्म सितम ढाने का एक अंदाज है महबूब का, वो भी एक इमेजरी है जुल्म सितम की जो यूज़ की जाती है। तो इस केस में वो कहते हैं ओवरऑल सिचुएशन ये है कि जो आशिक है मिर्ज़ा गालिब साहब जो है, उनको अपनी ज़िंदगी ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। ही इज़ टोटली हेल्पलेस इन द बिजनेस ऑफ लव। एवरीथिंग, इवन द ब्लड इन हिज लिवर बिलोंग्स टू द बिलवेड। और वो एक जालिम महबूब है, महबूब अक्सर जालिम होते हैं शेर व शायरी वाले। वो उसके जुल्म सितम की ये इंतहा है कि वो अब एक कतरा कतरा करके उसके मीज़गाँ जो हैं वो गालिब साहब के शरीर में से कतरा कतरा करके उस खून जिगर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इस हद तक जुल्म सितम ढा रहे हैं कि कतरा कतरा करके गालिब साहब के शरीर में से वो खून बह रहा है। और महबूब जो है वो जालिम महबूब एक एक कतरे का हिसाब चाहता है, क्योंकि वो उसका ये मानना है कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा हक बनता है जुल्म सितम ढा के इसके जिगर में से ये खून निकलवाना और इसका एक एक कतरे का हिसाब लेना गालिब साहब से। तो कि टू मेक श्योर कि ये पूरा खून निकला कि नहीं निकला है, मेरी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी मेरे पास वापस आई कि नहीं आई है। तो जुल्म सितम ढाने की उसकी ये अदा है महबूब की। गालिब साहब आशिक लोग जो हैं वो कम्प्लीटली हेल्पलेस हैं, एंड दैट इज़ द सिचुएशन दिस शेयर इज़ डिस्क्राइबिंग। एक एक कतरे का मुझे देना पड़ा हिसाब, खूने जिगर वदियत मीज़गाएँ यार था। द बिलवेड कम्प्लीटली controls Mirza Ghalib Sahab's life, and so much so that even the blood in his liver does not belong to Mirza Ghalib. It belongs to the beloved, who has kept it with Mirza Ghalib just for safekeeping.
and now she is extracting every single drop of blood and holding Mirza Ghalib accountable to every single drop. एक एक कतरे का मुझे देना पड़ा हिसाब, खूने जिगर वदियत मीज़ गाएं यार था। अच्छा, अगला शेर देखते हैं कि अब मैं हूँ और मातम यक शहर आरजू, तोड़ा जो तूने आईना तिमसालदार था। इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं या, और इसको पूरी तरह से लिटरल मीनिंग को, इसके थेमेटिक मीनिंग पे तक ले जाना जो है वो थोड़ा मुश्किल है या, पर इसके अंदर कुछ क्लूज़ हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं विच मे हेल्प अस पुट टुगेदर द कंप्लीट मीनिंग, और कुछ ऐसे मेटाफर्स और इमेजरी यूज़ की गई है जो कि कॉमन है शेर व शायरी में, दैट ऑल्सो प्रोवाइड्स ए क्लू। तो अल्फाज जो कॉम्प्लिकेटेड हैं वो ये हैं, अब मैं हूँ और मातम यक शहर आरजू। मातम का मतलब होता है शोक मनाना, टू मॉर्न समथिंग, काफ़ी कॉमन वर्ड है। तो मातम यक शहर आरजू मीन्स मॉर्निंग which is immense, so much so that you can consider it that somebody is mourning the destruction of a whole city full of desire. yak shahar arzu, yeah, कि एक पूरा आरजुओं का शहर अगर डिस्ट्रॉय हो गया है तो उसका मातम यहाँ पे किया जा रहा है। बहुत ही डीप इमेंस लॉन्गिंग और डिज़ायर की डिस्ट्रक्शन का यहाँ पे मातम हो रहा है। और दूसरी लाइन ये है कि तोड़ा जो तूने आईना तिमसालदार था। तो तिमसाल मीन्स रिजेम्बलेंस, सम सॉर्ट ऑफ एन इमेज, पोर्ट्रेट। तो वो कहते हैं कि अब मैं हूँ, नाउ हेयर आई एम, एंड माई मॉर्निंग इज़ ऑफ ए होल सिटी फुल ऑफ लॉन्गिंग और डिज़ायर। इतनी मेरी ख्वाहिशें थी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, उसी तरह की मेरी आरजुएँ थी, ख्वाहिशें थी, बहुत सारी थी, वो सारी अब डिस्ट्रॉय हो गई हैं। और वो यहाँ पे बात कर रहे हैं तोड़ा जो तूने आईना, कि जो ये तूने आईना इस प्रोसेस में तोड़ डाला है वो तिमसालदार था, उसमें कुछ तस्वीरें थी, इट पोजेस्ड सम इमेजेस। तो शेर व शायरी में अक्सर दिल के तोड़ने की बात की जाती है, तो इस केस में जो आईना जिसको कहा जा रहा है वो मिर्ज़ा गालिब साहब का दिल है, दैट्स द मोस्ट लाइकली कैंडिडेट। और उस दिल को उन्होंने आईना भी कहा है, और मातम भी वो कर रहे हैं अपनी आरजुओं के डिस्ट्रॉय होने का। तो इफ़ेक्टिवली जो उनका दिल है वही है यक शहर आरजू, राइट। इट इज़ लाइक ए सिटी फुल ऑफ डिज़ायर, इट इज़ लाइक एन एल्बम दैट कंटेन्ड इमेजेस ऑफ ऑल द डिज़ायर्स दैट मिर्ज़ा गालिब हैड, या कि उनका दिल था आरजुओं से भरा हुआ था, और उस दिल को अब डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इश्क मोहब्बत सक्सेसफुल नहीं हुई उनकी, तो महबूब के जुल्म सितम से उनका दिल जो है वो कह रहे हैं तूने तोड़ा जो तूने आईना, अपने महबूब को कह रहे हैं कि जो ये तूने मेरा दिल तोड़ दिया, ये तिमसालदार था, इसके अंदर बहुत सारी जो है आरजुएँ समाई हुई थी, और वो टूट गया है अब, और उसका जो शोक मनाया जा रहा है वो इतना इंटेंस है कि आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि अगर एक पूरा शहर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो यक शहर आरजू, मातम यक शहर आरजू के अब मैं इतने इमेंस मातम में, इतने इंटेंस मातम में डूबा हुआ हूँ कि जैसे ये मेरा आरजुओं का पूरा शहर जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब मैं हूँ और मातम यक शहर आरजू, तोड़ा जो तूने आईना तिमसालदार था। तो शीशा, दिल का शीशा जो है वो टूट गया है। हो सकता है शीशे के टुकड़े, एक एक टुकड़े के अंदर अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स की रिफ्लेक्शन आती हो, उसको देख देख के वो मातम मना रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत ही शिद्दत से रो रहे हैं। ये ओवरऑल सिचुएशन है। अच्छा जी, अब अगला शेर देखते हैं कि गलियों में मेरी नाश को खींचे फिरो कि मैं जान दादाए हवाए सरे रह गुजार था। तो नाश का मतलब होता है बियर, बियर स्पेल्ड एज BIER। तो वो एक देख लीजिए कि जब जिस स्टैंड पे कॉफिन को रखा जाता है, राइट, आप मर गए हैं, आपको दफनाने के लिए जिस कॉफिन में डाला गया है, उसके नीचे जो स्टैंड है जिससे कि वो कॉफिन को कैरी किया जाता है, उसको कहते हैं, उसको आप नाश बोलेंगे यहाँ पे। इफ़ेक्टिवली जिस कॉफिन के अंदर उनकी लाश को रखा गया है, या तो वो एक
लफ्ज़ है इसके अंदर, और दूसरी लाइन में कॉम्प्लिकेटेड लफ्ज़ वो है कि जान दादाए हवाए सरे रह गुजार, विच रेफर्स टू समबडी हु गेव लाइफ to the to the to the air off the road side, yeah. तो वो अभी आगे क्लियर होगा इसका मतलब क्या है कि वो जो ये जो रह गुज़र है, इसके आगे पीछे जो हवा चल रही है, इसको जान देने वाला कोई इंसान है, उसको कहा जा रहा है जान दादाए हवाए सरे रह गुज़ार, या। तो कहते हैं कि गालिब साहब मर गए, या मरने के बाद भी उनकी जो आवारा गर्दी की जो आदत थी वो नहीं गई, क्या। तो इस केस के अंदर उन्होंने अपने वहशत में या प्यार में या महबूब की तलाश में जो आवारा वो गलियों में फिरते थे, या उस सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है जब वो ज़िंदा हुआ करते थे। वो कहते हैं जब मैं ज़िंदा था जान दादाए हवाए सारे रह गुजार था, कि मैं आवारा इन गलियों में फिरता था और मैं इसकी जो हवाए सरे रह गुजर जो यहाँ पे हवा चलती है उसमें जान डालता था मैं, राइट। इन गलियों में मेरी वजह से बहार थी, ठीक है। मैं ऐसे एक वहशी आवारा इंसान था, इन गलियों में अपने महबूब को ढूंढता फिरता था मैं, और मेरी वजह से इन गलियों में जान थी। और अब मैं मर गया हूँ तो तुम ऐसा करो कि गलियों में मेरी नाश को खींचे फिरो के मैं क्या मेरी नाश को या मेरी लाश को इन्हीं गलियों में तुम लेके खींच के घूमो, या। तो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ मॉर्बिड बट ऑल्सो वंडरफुल इमेजरी कि वो मर गए हैं, या, लेकिन उनकी आवारागर्दी और उनकी वहशत जो है वो नहीं गई। तो वो कहते हैं मेरी लाश को एक बार आखिरी बार दोबारा इन गलियों में से लेके घूमो, मैं इन गलियों की हवा में जान डालता था, या। तो आखिरी बार मुझे इन गलियों की आबो हवा जो है उसको एक्सपीरियंस करने दो। और इम्प्लीकेशन इसकी ये हो सकती है कि वो गलियों में क्यों घूमते थे, क्योंकि उनको अपने महबूब की तलाश थी, या, और महबूब की गली जो थी उनको नहीं मिली। तो दिस कुड बी वन लास्ट डिच अटैम्प्ट कि मेरे एक बार फिर मैं मर गया हूँ, मेरी लाश को लेके यहाँ से फिरो। हो सकता है कि इन दिस प्रोसेस यू पास थ्रू द स्ट्रीट ऑफ माई बिलवेड, राइट, और मेरे को अपने महबूब को देखने का मौका मिल जाए, मेरी लाश को मेरे महबूब के दर्शन करने का मौका मिल जाए, या मेरे लास्ट टाइम मेरा महबूब जो है मेरे को दफनाने से पहले मुझे देख ले, राइट। सो sooner or later, the beard could pass through the street of my beloved, and what an honor that would be for my last journey through the streets of this city. तो मर गए हैं, फिर भी उनकी आरज़ू जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। आवारागर्दी की, महबूब की गली से गुजरने की आरज़ू जो है वो अभी भी बाकी है। गलियों में मेरी नाश को खींचे फिरो के मैं जान दादाए हवाए सरे रह गुजार था। अगला शेर देखिए कि मौजे सराब दश्ते वफा का न पूछ हाल, हर जर्रा मिसल जौहर तेग आबदार था। तो मौजे सराब दश्ते वफा इज़ डेजर्ट ऑफ फेथफुलनेस। सराब का मतलब होता है मिराज, लाइक आप डेजर्ट में जा रहे हैं तो आपको कहीं से पानी दिखने लग जाता है, वहाँ पे पानी नहीं होता, इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन, उसको सराब कहते हैं, मिराज। और मौज मीन्स वेव, सो मौज सराब दश्ते वफा मीन्स ए वेव ऑफ द मिराज in the desert of faithfulness. Kana pooch hal, don't ask me what condition it is in. Yeah. Har zarra means every particle, every grain of sand. Misle jauhar teg was like the temper of a sword, the sharp edge of a sword. आबदार था, तो आबदार के दो मतलब हो सकते हैं, एक इज़ ग्लिटरिंग शाइनिंग और दूसरा वाटर बेयरिंग, या। तो अब इन्होंने मल्टीपल इसके अंदर मेटाफर्स, इमेजरी जो है मिक्स कर दी है, या। जैसे शराब में आपको पानी दिखता है, तो उन्होंने दूसरी लाइन में तलवार की धार को डिस्क्राइब करने के लिए भी आबदार, वाटर बेयरिंग लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया गया है। तो वो हमें इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं, कॉम्प्लिकेटेड को रिलेटेड एलिमेंट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी इमेजरी के अंदर। तो जौहर मीन्स इन दिस केस, like in general day-to-day sense, it's used to describe some sort of a skill or accomplishment or virtue. Also used to describe the grain of a well-tempered sword, जो तलवार की जो धार होती है। तो
जो मिराज है, जो शराब है दश्त में, वो भी वो जो है वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है। आपको लगता है कि पानी है या, और आप उस पानी के पीछे भागते हैं। अब जब वहाँ पहुँचते हैं वहाँ पानी होता नहीं है, तो वो एक इल्यूजन था। और आप ऐसे भागते भागते जो पानी की तलाश में जो है प्यास से शायद मर ही जाएं उस डेजर्ट के अंदर, उस दश्त के अंदर। तो वो उन्होंने दश्त वफ़ा को उससे डिस्क्राइब किया है। वो कहते हैं कि जो फेथफुलनेस, जो वफ़ा का जो डेजर्ट है, वो भी ऐसा ही है। इसके अंदर जो आशिक हैं वो वफ़ा को ढूंढते ढूंढते उनको इमेजिनरी होप्स दिखती रहती हैं, राइट, कि वो पानी है, वो मेरा महबूब है वहाँ पे, या वो मेरे साथ वफ़ा करेगा, और वो उसको चेस करते रहते हैं। मिलता कुछ नहीं है उनको, वफ़ा हासिल नहीं होती उनको, या मर जाते हैं वो इसी तलाश में। तो इसलिए उन्होंने ये इमेजरी यहाँ पे यूज़ की है, सराब दश्त वफ़ा, या कि मैं, और ये इसके अंदर पानी की मौजें, पानी की लहरें मुझे दिखाई दे रही हैं, या और मेरा भटक भटक के इस वफ़ा के सराब में क्या हाल हो रहा है, मत पूछ, या मत पूछ। हर ज़र्रा मिसले जौहर तेग आबदार था। और वो कहते हैं कि जो एवरी पार्टिकल इन दिस डेजर्ट ऑफ फेथफुलनेस इज़ लाइक ए टेम्पर ऑफ ए स्वॉर्ड, या कि वो मेरी जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है। एक एक ज़र्रा ज़र्रा इस डेजर्ट का, इस दश्त का एक तलवार की धार की तरह है, मेरी जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है। या इफ़ेक्टिवली वो कह रहे हैं कि इन द एंड जो मेरी अपनी वफ़ा है उसका मुझे सिला नहीं मिलेगा, और मैं आशिक हूँ, यही मेरी जान ले लेगा। तो आशिक जो है वो इस शराब के पीछे, इस दश्त में घूमता रहेगा, ज़र्रा ज़र्रा उसका दुश्मन है, उसकी जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है, और वो यहीं भटक भटक के अपनी जान दे देगा। मौजे शराब दश्ते वफ़ा का न पूछ हाल, हर ज़र्रा मिसले जौहर तेग आबदार था। तो आखिरी शेर देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कम जानते थे हम भी गम इश्क को, पर अब देखा जो कम हुए पे गमे रोज़गार था। इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स तो नहीं है, लेकिन आप थोड़े थोड़े वर्ड्स को ट्विस्ट करेंगे तो इसके नए मीनिंग्स इसके अंदर से इमर्ज करके आएंगे। हम जो थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग्स हैं उन्हीं को देखेंगे। तो पहले कहते हैं कम जानते थे। अब देखिए, कम जानते थे का दो मीनिंग हो सकते हैं। किसी चीज़ को कम जानने का मतलब ये होता है कि आप उसको छोटा समझते हैं, या कि हम उसको कम जानते थे, मीन्स वी थॉट लेस ऑफ समथिंग। या दूसरा मीनिंग ये हो सकता है कि वी न्यू लिटल अबाउट समथिंग, या कि हम किसी चीज़ के बारे में कम जानते थे, या हम किसी चीज़ को कम जानते थे। दोनों मीनिंग्स इसके हो सकते हैं। कम जानते थे हम भी गमे इश्क को, गमे इश्क मीन्स ग्रीफ ऑफ लव, पर अब, लेकिन अब ये सिचुएशन है, देखा जो कम हुए पे, when it lessened, when the grief lessened, what we found was that it was the grief of the world or grief of livelihood. गमे रोजगार is grief of livelihood. तो इसके अंदर 3-4 मीनिंग्स इमर्ज होके आते हैं जी। पहला ये है कि जो गमे इश्क था उसके बारे में आप पहले जानते नहीं थे, यू वर इनएक्सपीरियंस्ड। या तो वो जब जब आपने इश्क मोहब्बत किया, जब आपने उसको एक्सपीरियंस किया, तो आपको पता चला कि वो तो बहुत इमेंस है, वो तो बहुत बड़ा, बहुत डीप गम है वो, राइट। कम जानते थे आप उसको पहले, लेकिन फिर आपको पता चला कि वो तो बहुत बड़ा गम है, या लेकिन फिर देखा जो कम हुए पे, वो उसको इतना बड़ा गम उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जब वो गम कम भी हो गया, जब वो दुख जो है इश्क का कम भी हो गया, तो भी वो गमे रोज़गार था। अगर आप गमे रोज़गार को ग्रीफ ऑफ दिस वर्ल्ड बोलें तो वो कहेंगे कि वो कम होने पे भी वो इस पूरी दुनिया के गम के बराबर था वो, राइट, इफेक्टिवली कि गमे इश्क जो था वो बहुत बड़ा गम है वो, या जब वो कम भी हो गया तब भी गमे रोज़गार था वो, इस पूरी दुनिया के गम के बराबर था वो। ये एक इट वॉज स्टिल ए वेरी बिग डील, ये एक मीनिंग हो सकता है इसका। दूसरा मीनिंग ये हो सकता है कि when the grief of the love lessened, जब उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई, it turned into grief of livelihood। रोज़गार का लफ्ज़ मोस्ट ऑफन लाइवलीहुड के लिए यूज़ किया जाता है कि अब हमको गमे इश्क कम हो गया,
पहले तो हम उसके अंदर इतने मसरूफ़ थे कि किसी और चीज़ का हमको ध्यान ही नहीं था। अब वो गम इश्क जो है उसकी इंटेंसिटी कम हुई है, तब वो गम रोज़गार में बदल गया है। नाउ वी हैव टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ अर्निंग ए लाइवलीहुड। रोज़मर्रा के जो दुख दर्द हैं, द मंडेन ग्रीफ ऑफ अर्निंग ए लिविंग एंड कैरिंग द बिजनेस ऑफ दिस वर्ल्डली लाइफ हैज़ टेकन ओवर, राइट। कि अब वो गम इश्क में वो शिद्दत नहीं रही, अब हमारे वो गम जो है वो गम रोज़गार में तब्दील हो गया है। तो टू समराइज़, दो मीनिंग जो मुझे समझ में आते हैं कि पहले हम इनएक्सपीरियंस्ड थे, and we could not completely understand the intensity of this grief, and then when we finally understood, even in a lessened state, this gamesh, this grief of love, was equal to the grief of the whole world. वो एक मीनिंग है। दूसरा ये कि उसकी इंटेंसिटी कम होगी तो वो रोज़मर्रा का गमे रोज़गार बन गया। अब इसने मिर्ज़ा गालिब का एक और शेर भी है जो मुझे याद आता है। उसमें वो कहते हैं कि गम अगरचे जहाँ गुलिस है तो कहाँ बचे के दिल है, गम इश्क करना होता गमे रोज़गार होता। कि हमारी जो है नसीब ऐसा था कि हमारा दिल गम से बच नहीं सकता था। अगर इश्क का गम ना होता तो रोज़गार का गम होता है। तो वो कोई ना कोई गम हमको लगा ही होना चाहिए था। तो उससे मिलता जुलता आई थिंक ये शेर है इन सम एस्पेक्ट्स। तो वो कहते हैं कि कम जानते थे हम भी गम इश्क को, पर अब देखा जो कम हुए पे गमे रोज़गार था। ये थी जी पूरी गज़ल। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।